नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस का लॉ के साथ क्या संबंध है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने की जो अप्रोचेस हैं, जो मेथड है, उसको हम देखेंगे कि कौन से तरीके हैं जिससे हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का लॉ से संबंध क्या है। राजनीति शास्त्र और विधि शास्त्र दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जहां राजनीति शास्त्र हमें ये बताता है कि पुराने समय में राज्य कैसा था, अब राज्य कैसा है, सरकारें कैसे काम करती हैं, या सरकार का जो सिस्टम है वो क्या है, सरकार के कार्य, कर्तव्य, उसके फंक्शंस के बारे में बताती है। तो वही विधि दूसरी तरफ इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। राजनीति शास्त्र हमें इनकी ओरिजिनेशन बताता है, उनकी फॉर्मेशन बताता है, तो विधि हमें क्या बताता है? विधि हमें इसको कंट्रोल करने की एक प्रोसीजर देता है या इसको कंट्रोल करने का एक तरीका बताता है कि सरकार अगर अपनी अधिकारिता से बाहर जाके काम करेगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सरकार इससे बाहर जाके, इस अधिकारिता से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, उसके ऊपर ये लाइबिलिटीज होंगी। राज्य का क्या कार्य है, राज्य की जो परिभाषा है वो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। जहां राजनीति शास्त्र हमें उसके ओरिजिनेशन के बारे में बताता है, उसका एक ढांचा देता है, वहीं विधि शास्त्र उस ढांचे को चलाना कैसे है वो बताता है। जैसे कि राज्य हो गया या सरकार हो गई, सरकार के बारे में या सरकार कैसे बनती है वो सारी चीजें आपका हमने पॉलिटिकल साइंस में देखा कि पुराने समय में राज्य कैसा था, सरकारें कैसी थी। अब जो प्रेजेंट टाइम में लॉ है वो बताता है कि सरकार के 3 अंग होंगे, वो तीनों अंग आपके अलग अलग होंगे, उन तीनों अंगों के अलग अलग कार्य हैं, तीनों अंग एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है? इसको रेगुलेट करने का काम आपका सीधा सीधा लॉ कर रहा है। तो लॉ और राजनीति शास्त्र दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो राजनीति शास्त्र है इसका हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं, इसकी जो अप्रोचेस हैं वो क्या है, इसकी स्टडी मेथड क्या है। तो उसके स्टडी मेथड जो है वो मैंने कुछ यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, जो कि आप अगर लिटरल मीनिंग से निकालना चाहेंगे तो डेफिनेटली बहुत आसानी से आप इसकी लिटरल मीनिंग निकाल सकते हैं। जो पहला हमारा है वो है वैज्ञानिक पद्धति या प्रयोगात्मक पद्धति। राजनीति शास्त्र को स्टडी करने की जो एक अप्रोच है वो आपकी वैज्ञानिक पद्धति हो सकती है, प्रयोगात्मक पद्धति हो सकती है। वैज्ञानिक पद्धति में ये होता है जैसे कि विज्ञान में हम किसी चीज की टेस्टिंग करते हैं, कुछ सिद्धांत निकालते हैं, प्रयोग करते हैं, वैसे ही राजनीति शास्त्र में भी हम कुछ नियम बनाते हैं, कुछ उनको जब लागू करते हैं तो उसका क्या परिणाम निकला है उसको हम देखते हैं, उसकी टेस्टिंग हम करते हैं। तो ये हमारा वैज्ञानिक पद्धति हमको स्टडी करने का एक तरीका बताता है कि हमारे पास अगर कोई सिद्धांत है तो हम उसको लागू करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, ये हम इसी पद्धति से जान सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति से हम अगर स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पुराने समय में राज्य कैसा था, सरकारें कैसी थी, अब के समय में राज्य कैसा है, सरकारें कैसी हैं। तो ये हमें पूरे इतिहास की जानकारी देता है कि राजनीति शास्त्र में अगर हम सरकार के कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो हम डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि सरकार सिस्टम जो अभी का हम फॉलो कर रहे हैं वो पुराने समय में कैसे था, धीरे धीरे करके डेवलप कैसे हुआ। तो ऐतिहासिक पद्धति में हम पुराने से लेकर अब तक पहुंचते हैं कि पुराने समय में राज्य कैसा था, सरकारें कैसी थी, कैसे इस राज्य का उद्भव हुआ है, कैसे सरकारों का उद्भव हुआ है। ऐतिहासिक पद्धति हमें इतिहास पे फोकस करती है कि हम अगर राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें ऐतिहासिक अप्रोच को अपनाना चाहिए। और ऐतिहासिक अप्रोच सबसे पहले फोकस करती है हमारे पास्ट के इवेंट पे, कि हमारे पास्ट में जो इवेंट हुए हैं वो कैसे थे, क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेस निकले। तो उससे हम अब सबक ले सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए, पुराने समय पे जो हुआ और वो फेल हो गया। तो वो ऐतिहासिक पद्धति हमें बताती है। फिर जो नेक्स्ट है वो है आपका तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति में हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं।
अगर कंपैरिजन करके देखें हम कि पुराने समय में सरकार ऐसी थी, अब के समय में सरकार ऐसी है, दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले की सरकार अच्छी थी कि अब की सरकार अच्छी है, या अगर कंपैरिजन करना है तो हम पुराने और अब के समय को ना करके हम किसी दूसरे देश के साथ अपनी सरकार को कंपेयर कर सकते हैं, हम अपने राज्य को कंपेयर कर सकते हैं, हम ट्रेडिशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो तुलनात्मक पद्धति जो है वो हमें सिंपली दो चीजों की तुलना करने के बारे में बताती है कि हम तुलना करके ये देख सकते हैं कि कौन सा जो तरीका है वो अच्छा है, कौन सा तरीका है वो कम अच्छा है, या क्या कमी है जिसको हम सुधार सकते हैं। तो कंपैरेटिव जो मेथड है वो हमें यही बताता है कि हम दो चीजों को कंपेयर करें, देन कंपेयर करके हम डिसीजन निकालें, या कंपेयर करके हम जो राजनीति शास्त्र की स्टडी है वो हम तुलनात्मक पद्धति के हिसाब से करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छी स्टडी हम इसको कर सकते हैं। दो चीजों को हमने ले लिया, पुराने समय से हमने कंपेयर किया, फिर अभी से हमने कंपेयर किया, कंपेयर करके हमने पूरा एक समरी निकाली कि हाँ पुराने समय में ऐसा होता था, अभी ऐसा होता है, गवर्नमेंट पहले ऐसी थी, अभी गवर्नमेंट ऐसी हो गई है, तो अभी गवर्नमेंट में क्या है जो कमियां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं, पहले ऐसी कौन सी गवर्नमेंट हुआ करती थी जो कमियां थी, या क्या उसके फायदे थे, तो जो अभी हम मिला के गवर्नमेंट को ऐसी गवर्नमेंट को हम बना सकते हैं। तो यही तुलनात्मक पद्धति है कि राजनीति शास्त्र को स्टडी कर रहे हैं कि जो एक अप्रोच है वो आपकी तुलनात्मक पद्धति भी हो सकती है कि हम तुलना करके देखें। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है सांख्यिकीय पद्धति। सांख्यिकीय पद्धति आपका संख्या पे डिपेंड करती है, या स्टैटिक्स होता है कि इतने % लोग पहले मत देते थे, अभी इतने % लोग मत नहीं देते हैं, अगर इतने % लोग पहले मत देते थे तो क्यों देते थे, अभी इतने % लोग मत दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। तो इसमें हम संख्या के आधार पर स्टडी करते हैं, किसी चीज को भी हम उठाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको संख्या के अनुसार स्टडी करते हैं कि पहले अगर कोई चीज होती थी तो कितने % लोग उस चीज को फॉलो करते थे, कोई लॉ अगर बना है तो उसको कितने % लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने % लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका हमेशा आपका संख्या पे डिपेंड करता है, संख्या के अनुसार हम इसकी स्टडी करते हैं, परसेंटेज के अनुसार इसकी स्टडी करते हैं कि इतने % लोग फॉलो कर रहे हैं, इतने % नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इस अनुसार हम इसकी राजनीति शास्त्र की स्टडी करते हैं। पांचवा है आपका प्रकरण अध्ययन विधि। प्रकरण अध्ययन विधि में राजनीति शास्त्र का एक अध्ययन करने का अच्छा तरीका है जिसमें हम किसी प्रकरण को लेते हैं और उसको पूरा इवैल्युएट करने की कोशिश करते हैं, उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रकरण अगर हुआ था तो क्यों हुआ था और उसके क्या परिणाम निकले, उसके क्या परिणाम निकल सकते थे, उसके जो परिणाम निकले क्या वो अच्छे थे या वो बुरे थे, क्या इस प्रकरण को दोबारा से इस समय में दोहराया जा सकता है, अगर दोहराया जा सकता है तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे। शास्त्र में प्रकरण अध्ययन विधि भी बहुत अच्छी है राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए। फिर आपका नेक्स्ट है सामाजिक सर्वेक्षण विधि। सामाजिक सर्वेक्षण विधि में ये होता है कि हम समाज के पास जाते हैं, राजनीति शास्त्र को स्टडी करने के लिए हम सामाजिक ग्रुप में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं, लोगों से सर्वेक्षण करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करे तो क्या ठीक रहेगा, पुराने समय पे गवर्नमेंट ने ऐसा किया था तब ये परिणाम निकले थे। आपसे अगर हम पूछें, आप बताएं कि अगर सरकार ऐसा डिसीजन ले रही है तो क्या वो ठीक है या गलत है। तो सामाजिक सर्वेक्षण विधि में जो सर्वेक्षण करता है वो डायरेक्ट लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ऐसा ऐसा गवर्नमेंट करेगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या सरकार को ये करना चाहिए, क्या ये सरकार को नहीं करना चाहिए। राज्य के बारे में जाके वो बात करेगी, लोगों के कर्तव्यों के बारे में जाके बात कर सकती है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में जाकर वो सामाजिक सर्वेक्षण कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका होता है राजनीति शास्त्र को अध्ययन करने का। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।